एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी तरह के कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं। और अभी जो आपके सामने एग्ज़ाम है सी टेट स्पेशली हम सी-टेट 6 to 8 सोशल साइंस को फोकस करते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक से सभी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपका बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, जे-टेट हो, यूपी टेट हो, इन सब तरह के टेट में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो जनरल कंपटीशन होता है जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, एमटीएस, इन सभी में जीके का पोर्शन इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग जिक्र करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। और आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। इसमें टोटल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, बनवाली, रंगपुर, रोपड़, सुतकोतदा, सुतकांगेडोर, राखीगढ़ी, ये सब जो आप सुनते थे एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस में आपको हम पूरे वीडियो में बताएंगे, संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। और फिर इसमें जो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन हैं सी-टेट 6 to 8 में पूछे गए हैं और वो सवाल बार बार रिपीट होता है, उसको भी इसी वीडियो में हम करके देने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। लेकिन जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ताकि देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है कोई किए नहीं, अचानक अनायास हो गया। और उसके बाद जो है लोगों, पुरातत्वविदों, इतिहासकारों, विद्वानों, इन सब के दिमाग में एक तरह का सवाल हुआ कि भाई कुछ न कुछ पहले की सभ्यता है, तब वहाँ से खोज करना शुरू किया। क्या होता है, 150 साल पहले जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अंग्रेज़ों के द्वारा रेलवे पटरी बिछाई जा रही थी, तो उस समय क्या हुआ कि बहुत एक अच्छा किस्म का उस ज़माने का ईंटा उसको मिल गया, तो बहुत सारे पटरी में लगा भी दिया गया पटरी के नीचे। लेकिन बाद में चला कि भाई ये बहुत बड़ा जो है ना, लगभग 2500 ईस्वी पूर्व का ये कुछ ना कुछ सभ्यता है, शहर है, और वहाँ से लोगों में जागरूकता बढ़ी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक एक चीज़। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जिसे आदि इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। देखिए, कांस्ययुगीन उस समय के लोग तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे, इसलिए कांसा का वो लोग उपयोग करते थे। तो इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कही जाती है। याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे लोहे से अनजान थे, लोहे के उपयोग से अनजान थे, लेकिन कांसा के बारे में वो लोग जानते थे, तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और ये आद्य ऐतिहासिक क्या होता है, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि इतिहास 3 तरह का, एक प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता था कि उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। हम उनके खाने पीने, रहन सहन, उन सभी सामग्रियों के आधार पर इतिहास का वर्णन करते हैं, लेकिन कोई लिखित सामग्री प्रागैतिहासिक काल में नहीं था। लेकिन जो आदि ऐतिहासिक है, आदि ऐतिहासिक काल के जो इतिहास होते हैं उसमें लिखित है, लेकिन अब तक पढ़ा नहीं गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी ये आदि ऐतिहासिक था, यानी इसमें लोग लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन वो क्या लिखे थे आज तक हम लोग अभी तक उसके अभिलेख को, अभी उसके लिपि को पढ़ नहीं पाए, इसलिए इसको कहा जाता है आदि ऐतिहासिक। तो आगे है, 150 साल पहले पंजाब प्रांत पाकिस्तान में जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, इंजीनियरों को हड़प्पा पुरा स्थल मिला। तो हड़प्पा नामक जगह पर उसको पहली बार मिला, और खुदाई भी हड़प्पा नामक जगह पर ही हुआ। तो इसीलिए इस पूरे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना, जहाँ हड़प्पा सभ्यता आ जाए तो समझ जाना है क्या ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का ही है। लेकिन जहाँ हड़प्पा नगर आ जाए तो समझना है क्या वो हड़प्पा एक स्पेशल जगह है, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये हड़प्पा सभ्यता, तो इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि वो कब का है। तो एक प्रोसेस होता है C14 कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो है किसी भी चीज़ का एज निकाला जाता है। जब उनसे प्राप्त सामग्री का एज निकाला गया तो ये लगभग 2500 ईस्वी पूर्व का है। लेकिन लगभग मान के चलिए कि 4500 से 4700 साल पहले वहाँ पर जो है आज से 4500 से लेकर 4700 साल पहले वहाँ पर एक सभ्यता विकसित थी। जिस तरह हम लोग अभी जी रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास क्या है, कैसा नगर है, कैसा स्ट्रक्चर है, सब कुछ वहाँ भी पहले था 4500 से 4700। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में, अब देखिए ये जो सभ्यता था
ये एक तरह से इस भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। और ये 4 क्षेत्र में, यदि चारों की बात करें तो ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण, हमारे दाएं तरफ जो है पूरा, बाएं तरफ पश्चिम, तो सब इसका जो विस्तार था, पश्चिम में सूतकांगेडोर, पश्चिम में सूतकांगेडोर, पश्चिम ये है तो सूतकांगेडोर था, ये सूतकांगेडोर, कांगेडोर ये आपका बलूचिस्तान में था, बलूचिस्तान में था। और उत्तर में जो है, उत्तर में मांडा, यहाँ मांडा, उत्तर में मांडा कश्मीर में था, J&K। और फिर जो है हमारे दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में। और हमारे पूर्वी हिस्से जो थे वो आलमगीर, यानी मेरठ के पास है आलमगीर, यूपी में, वहाँ पर था। तो ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं, सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में, पश्चिम की ओर, पूरब की ओर आलमगीर, और फिर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में। तो इस तरह से इसका विस्तार था। इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार और 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। जितना ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये लगभग इसका आकार क्या है, जब मैप पर देखिएगा ये तीनों चारों को लगाकर, तो लगभग ये त्रिभुजाकार है और 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। बात करें, देखिए अब एक एक चीज़ जो हम पहले भी बताए कि यहाँ पर कई तरह के जो नगर थे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा भी एक नगर ही था, जो उस समय पहली बार खुदाई हुआ, तो पूरे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन हड़प्पा नगर खुद में एक नगर था। ये देख रहे हैं हड़प्पा नगर है, ये हड़प्पा नगर की कुछ खासियत, जो कॉमन चीज़ें हैं, जितने भी हड़प्पा सभ्यता में नगर हुए 2 भाग में था, एक पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। जो पश्चिम का हिस्सा था वो दुर्ग नगर था, पश्चिम का हिस्सा दुर्ग नगर था। सभी की कॉमन बात बता रहे हैं अभी हम। दुर्ग नगर था पश्चिम में, दुर्ग नगर पश्चिम में, और निचला नगर था पूरब में, निचला नगर पूरब में। अब इस आधार पर जब खुदाई हुआ तो वहाँ पर कुछ निष्कर्ष निकाला गया। देख रहे हैं, ये शायद स्पष्ट दिखता भी हो या नहीं भी, तो ये नगर था, देख रहे हैं, ये पश्चिमी इलाका है ऊपर है, और ये पूर्वी इलाका है जो निचला नगर है। तो पूर्वी इलाका को दुर्ग नगर कहते थे, इसलिए कि वहाँ कुछ शासक वर्ग लोग ऊपर में रहते थे ऊंचाई पर, और निचले नगर जो थे ये बड़े क्षेत्रों में फैला था जहाँ आम लोग रहते थे। तो इसकी खासियत थी हड़प्पा का कि ये 2 नगरों में विभाजित था। एक याद रखिएगा, ये पूछता है, एक पश्चिमी नगर जो दुर्ग नगर कहलाया, पश्चिम में दुर्ग, और पूरब में निचला नगर जो आम लोग कहलाए। अब देखिए, इसको याद रखना है कि कोई भी देवी देवता को क्या करते हैं हम लोग, पश्चिम यानी मेरा मुंह पूरब में हो, ये सोचकर हम क्या करते हैं, उसके मुख को पश्चिम कर देते हैं। तो समझ लीजिए कि वो देवता ही था जो दुर्ग में बसते होंगे। दक्षिण में एक कब्रिस्तान है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। इसके अब दक्षिण में, ये हो गया इधर पश्चिम, ये हो गया पूरब, तो इसके दक्षिण में यानी मोटा मोटी इस क्षेत्र में एक जो है समाधि था, यानी कब्रिस्तान था, जो कहलाता था उसको नाम दिया क्या पुरातत्वविद लोग, R37। यहाँ से जो अवशेष मिले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है शंख का बना बैल और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। अब देखिए, ये कुछ ना कुछ बता रहा है कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा क्या बताता है कि जिस तरह से एक ज़मीन उर्वरा होती है, ज़मीन उपजाऊ होता है, और वहाँ बीज डालने पर कुछ न कुछ नए फसल उगते रहते हैं। स्त्री का गर्भ भी क्या है, एक उर्वरा के तरह है जो वंश वृद्धि में, अब बाकी समझ गए आप लोग। तो इस वजह से उस समय लोग बनाते थे। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा पीतल का बना इक्का यानी रथ, पीतल का बना हुआ रथ भी था उस समय। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दाने मिले हैं। ये अवशेष नोट कर लीजिए। ये अवशेष पूछते हैं कि निम्नलिखित में से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा किस हड़प्पा सभ्यता के नगर से मिला है या सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। तो आपका क्या होगा, हड़प्पा। अगला है मोहनजोदड़ो। देखिए, ये मोहनजोदड़ो दूसरा प्रमुख नगर था ये हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधी भाषा में जोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला,
ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि मृतकों का टीला किस सिंधु घाटी सभ्यता के नगर को कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। एक जो है आपका ऋतिक रोशन का पिक्चर भी आया है मोहनजोदाड़ो, ये इसी पर जुड़ा हुआ है। जब आप इसको पढ़िएगा और उस पिक्चर को देखिएगा ना, तो कुछ न कुछ सेम कल्चर आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो मोहनजोदाड़ो भी जरूर देख लीजिएगा। तो मृतकों का टीला, यह सिंधु नदी तट पर स्थित लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यह देखिए एक चीज़ और जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर खुदाई हुए उनमें से सबसे अधिक जो है पाकिस्तानी क्षेत्र में चला गया है। तो ये लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से महान स्नानागार, अब देखिए इसको याद रखने का तरीका देखिए, हड़प्पा में अन्नागार मिला था, एक अन्न का भंडार मिला था वहाँ, और यहाँ पर भी अन्न का भंडार मिला था। लेकिन यहाँ पर एक विशेष चीज़ क्या है, महान स्नानागार, यानी मोहन स्नान करने जाए, ऐसे भी याद रख सकते हैं। स्नानागार मिला है जिसके बनाने में ईंट और प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। देखिए ये आप देख रहे हैं कि ईंट से बनाया गया है, ये है आपका स्नानागार, और जो ईंट से बिछाया गया उसके ऊपर चारकोल और प्लास्टर दिया गया था ताकि पानी का रिसाव नहीं हो। देखिए कितना सफाई से बनाया गया। अब इसके चारों तरफ जो थे कमरे थे, इसके चारों तरफ कमरा था, इसलिए कि नहा धोकर लोग क्या करें, कपड़ा वपड़ा बदले। और इसमें दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी, और इसमें जो पानी भरा जाता था वो आसपास के कुओं से, और एक निकास नल भी था ताकि जब उपयोग हो जाए, पानी गंदा हो जाए तो उससे निकाल लिया जाए और उस कुआं से उसमें भरा जाए। और ये संभावना जताया जाता है क्या, ये जो स्नानागार है ये किसी विशेष मौक़ों पर या आयोजन पर इसमें लोग प्रोग्राम करते थे। पश्चिम की ओर समकोण पर, अब देखिए ये जो है यहाँ पर चारों तरफ सीढ़ियाँ तो थी ही, महत्वपूर्ण अवशेष याद रख लीजिएगा। यहाँ से कांसे की नृत्य करती नारी, यानी एक कांसा की मूर्ति मिली है नारी की, और वो नृत्य करती हुई है। फिर जो है इसमें है योगी की मूर्ति, यानी जो योगी की मूर्ति मतलब जो पुजारी कहें या योगी ध्यान की मुद्रा में है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि पशुपतिनाथ, जिसको आजकल हम लोग शिव कहते हैं, शिव का ही एक रूप था। उस समय के लोग शिव को जानते थे, शिव का उपासक थे, शिव शैव धर्म एक तरह से था। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति थी। सूती कपड़ा, कुएं से प्राप्त कंकाल, गीली मिट्टी पर कपड़ों, यानी गीली मिट्टी पर कपड़ा का निशान मिला है। तो ये सब आप एकदम अवशेष प्रमुख रूप से जो है आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, इसलिए कभी बीच बीच में आप देखिएगा। अगला है धौलावीरा। यह नगर कच्छ के इलाके में खादिर बैत के किनारे है। कच्छ का रन जो है गुजरात में है, गुजरात में आप लोग सुने होंगे। कच्छ के रन में खादिर बैत के किनारे बसा था। धौलावीरा नगर को 3 भागों में, देखिए एकमात्र जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था सब 2 नगरों में 2 भागों में विभाजित था। एक दुर्ग किला और दूसरा निचला किला, यानी पश्चिमी और पूर्वी। लेकिन ये एकमात्र ऐसा इलाका था, यानी धौलावीरा एक ऐसा नगर था जहाँ पर 3 भागों में बटा गया था, जिसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई। अब देखिए जितने भी हिस्से थे चारों तरफ बाउंड्री वाल बहुत मोटा मोटा पत्थर का बनाया गया था, पत्थर की बनाई गई थी। उसके अंदर जाने के लिए एक बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। तो इमेजिन कीजिए कि उस समय जो है पूरा पत्थर से दीवार घेरा गया हर इलाका, और एक बड़ा बड़ा जो है गेट लगा हुआ था। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाता था। अब देखिए यहाँ पर एक क्षेत्र में क्या था, खुला मैदान था, मंच बना हुआ था, वहाँ सार्वजनिक प्रोग्राम किया गया था। हम लोग आजकल नया कुछ नहीं कर रहे हैं, उस समय प्राचीन काल से ही मनोरंजन का साधन ऑर्केस्ट्रा वगैरह था। ये मत सोचिए कि हम लोग यहाँ ऑर्केस्ट्रा का डेवलप कर दिए। ये सिंधु घाटी सभ्यता में था कि अब ये ऐसे मौके पर ऑर्केस्ट्रा ही होता होगा, भले आज के तरह संगीत नहीं हो। यहाँ से हड़प्पा लेकर के बड़े बड़े अक्षरों को और लेख, देखिए यहाँ पर जो है हड़प्पा के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर पर खुदा हुआ लेख मिला है, लिपि मिला है, हड़प्पा लिपि। ये चीज़ हड़प्पा की लिपि कहाँ से मिला हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, ये धौलावीरा से ही मिला हुआ है। और ये लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक है। ये याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक। मतलब
कि एक भाव बता रहा है, वो लिखा क्या है नहीं। जैसे मान लिया कि शिकार लिखना है, एक व्यक्ति को डंडा लिए या तलवार लिए हुए है, आगे हिरन दौड़ रही है, उसका बना हुआ है छोटा छोटा, तो ये भाव चित्रात्मक है। और ये लिपि जो है लकड़ी में जड़ा गया है, लकड़ी में जड़कर रखा गया था। अब ये विशेष कुछ होगा उसके लिए, उस समय के लोगों के लिए। आगे है लोथल। लोथल यह नगर साबरमती यानी खंबात की खाड़ी की उपनदी भोगवा नदी के किनारे है। आप देखिए लोथल गुजरात का, खंबात की खाड़ी और साबरमती नदी का उपनदी कौन है? भोगवा नदी, वहाँ पर है ये स्थल। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1957 ईस्वी में किया था। यह नगर बंदरगाह नगर था। अब क्वेश्चन पूछता है क्या सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर बंदरगाह नगर था? तो याद रखिएगा बंदरगाह नगर कौन सा? लोथल था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, भंडार गृह यानी गोदाम था, जिसे कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप मिले हैं। देखिए अब ये घर है तो भंडार गृह है या गोदाम है, ये कैसे जान रहा है इतिहासकार? ये इस तरह से जान रहा है कि देख रहा है कि भाई वहाँ से मोहर मिल रहा है, गीली मिट्टी। उस समय क्या करते थे लोग, जब यहाँ पर हम लोग अभी कोई भी चीज़ अमेजन हो फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं तो क्या होता है? सील पैक होता है। तो उस समय भी लोग जब एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करते थे तो वो सील पैक होता था। तो सील पैक का आज मॉडर्न तरीका नहीं था, लेकिन उस समय क्या करते थे, जैसे बोरा वोरा में भर दिया और रस्सी से बांध दिया, गांठ मार दिया। गांठ मार दिया तो कोई भी जो है खोल कर गांठ को क्या करेगा? फिर से बांध देगा। तो इसके लिए एक मोहर का तरीका क्या था कि गीली मिट्टी को उस गांठ पर, आप अभी भी पोस्ट ऑफिस वाला में इसी तरह से चलता है, एक उसका जो है रंजक टाइप का होता है, उसको बांध दिया और उस पर जो है चिपका दिया, मोहर मार दिया ताकि वो कोई दूसरा ना खोल सके। तो उसी तरह गीली मिट्टी को क्या किया? गांठ पर थाप दिया और कुछ अपना मोहर मार दिया। अब आप मिट्टी भी तोड़िएगा तो क्या होगा? मोहर टूट जाएगा। तो इस तरह आप पकड़ में आ जाइएगा। तो उस समय वहाँ से क्या मिलता है कि कुछ मोहर वगैरह मिला हुआ है, गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी जो छाप था वही मिला। यहाँ पर एक इमारत मिली है जो संभवतः मनके बनाने का काम होता था। अब यहाँ से एक इमारत मिला है जहाँ पर कि मनके बनाने का काम होता था। मनका क्या होता है कि जिस तरह आजकल देखे होंगे घुमंतू भोटिया की महिलाएं जो है एक तरह से वो अपना हार पार बनाती हैं, जड़ी बूटी या फिर कोई रुद्राक्ष हो या फिर कोई फल बीज करंज वगैरह से मिलाकर, तो वो मनका था। तो वो मनका उस समय के लोग बनाते थे। तो इसका सबूत क्या है कि वहाँ से उस इमारत से पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके मिले हैं। तो इससे इतिहासकार अनुमान लगाता है क्या भाई, ये मनका बनाने का वहाँ उद्योग था। कहाँ पर? लोथल में। यह नगर पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। देखिए यहाँ पर जो भी, अब देखिए ये समुद्र के किनारे था, खंबात की खाड़ी के पास, तो जो समुद्र में पत्थर वगैरह था, शंख वगैरह था या फिर कोई पत्थर, कीमती पत्थर था, वो सब इसको आसानी से मिल जाता था और लोग वहाँ पर उस तरह का उद्योग की चीज़ें बनाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य। अब अग्निकुंड मिले हैं तो लोग हवन कुंड भी कहते हैं कि उस समय के लोग हवन क्या करते थे। तो हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। अगला है कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ जो होता है ये काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में और बीबी लाल ने 1960 ईस्वी में किया था। यह स्थल श्री गंगानगर राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। तो ये आपको एक डाटा में लास्ट में हम बता देंगे सबका खुदाई और वर्ष। महत्वपूर्ण अवशेष यहाँ से क्या मिला है? हल के निशान। हल जो जुते हुए खेत हैं उसका साक्ष्य है। इसका मतलब लोग उस समय हल से खेत जुताई करते थे। अलंकृत ईंटों का प्रयोग। अलंकृत मतलब क्या? ईंट पर डिजाइन किया हुआ है। अभी सोचिए कि ईंट में एक तरफ देखिएगा गड्ढा रहता है, उसमें ए के बी के सी के अपना कुछ न कुछ लिखता है, तो वो एक तरह का क्या है? वो अलंकृत है। तो उस ईंटा पर अलंकृत किया हुआ मिला है। युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ। अब वहाँ से जो है युगल, जोड़ा में पति मर गया, पत्नी भी साथ में मर गई होगी, तो या फिर हो सके कि पति पहले मर गया हो, 2-4 साल बाद उसकी पत्नी मरी तो उसको साथ में जाके दफना दिया गया। तो ये युगल उस समय भी था कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं। ये मत सोचिए कि अभी है कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। उस समय भी ये कॉन्सेप्ट था कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। तो युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ। यहाँ पर क्या मिला है कि जो जोड़ा है वो, और फिर प्रतीकात्मक
काली चूड़ियाँ देखिए, कालीबंगन का ही अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में काली चूड़ियाँ मिला है, इसलिए इसका नाम रख दिया कालीबंगन। हवन कुंड या अग्निकुंड, अब देखिए दो चीज़ बताए, एक इसके पहले थोड़ा सा बताए थे कि किस सिंधु घाटी सभ्यता से अग्निकुंड या हवन कुंड मिला है, इसके पहले बताएं लोथल में, और दूसरा कहाँ पर, कालीबंगन में। अब याद कैसे रखना है, लोथल, लो से लाल, लो से लोथल, लाल आग होता है, और कालीबंगन काला, काला क्या जलने के बाद राख काला, तो बस का यही समझ लीजिए आप, हवन कुंड और अग्निकुंड। यहाँ से सेल खड़ी की मोहरें, मिट्टी की छोटी मोहरें, तो ये मोहर, अब देखिए ये मोहर बताता है कि उस समय के लोग व्यवसाय करते थे, रोजी रोजगार के लिए व्यापार करते थे। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा जो सिंधु घाटी की कॉमन विशेषता हैं उसको हम लोग की पॉइंट के रूप में लिखेंगे। देखिए क्या होगा कि आप इसको लिख लीजिए, ये सब बहुत जो है हाईटेक लाइन है, हमेशा पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी सभ्यता थी, नगरीकृत सभ्यता, किस तरह की सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता, मातृसत्तात्मक, यानी वहाँ जो परिवार में बुजुर्ग महिलाएं होती थी वो परिवार की मुखिया होती थी और उसका मनमाना चलता था, जिस तरह आज हम लोग के पापा का चलता है या हम लोग का चलता है, तो वो मातृसत्तात्मक था उस समय। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं नगरीय संस्कृति थी, नहीं लोग नगर में थे। इस सभ्यता के सभी नगर दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया जाता था, नगर, दुर्ग और निचले नगर। पहले भी बताया कि मुख्यतः जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे दो भाग में विभाजित था, एक पश्चिमी इलाका जिसको दुर्ग नगर, और पूर्वी इलाका जो निचला नगर था। दुर्ग इलाके में राजा रजवाड़े या सामंत लोग रहते थे और निचला इलाका में आम जनता रहते थे। जल निकास प्रणाली और अद्वितीय था, यानी यहाँ पर जो जल निकासी ड्रेनेज सिस्टम जो था बहुत हाईटेक था। तो जिस तरह हम लोग देखते हैं कि बाज़ार में भी जल निकासी का उत्तम प्रबंध होता है, एक जो सड़क होती है, आप सोचिए कि पटना में है या रांची में है, एक बहुत बड़ा नाला होता है, उस नाला से क्या होता है, एक छोटा छोटा नाला आके उसमें जुड़ता है, उस छोटा छोटा नाला में घर का नाला जुड़ा रहता है। तो पानी का ड्रेनेज सिस्टम उस समय भी बहुत बढ़िया था, निकास प्रणाली अद्वितीय था, यानी उस समय का जल निकास सिस्टम कहीं नहीं था। और जगह जगह पर मैन हॉल होता था। मैन हॉल अभी भी देखिएगा नाली में क्या करता है, मैन हॉल देता है ताकि कोई चीज़ फंस जाए तो उसका ढक्कन निकालें और उसको साफ सफाई करें, तो ये मैन हॉल था। सैंधव समाज मातृ प्रधान था। मातृ प्रधान यानी माँ की चलती थी, पिता का नहीं। जिस तरह अब देखिए, चूँकि हम ये आप पक्षपात न करें, हम ऐसा सोच के नहीं बोल रहे हैं, जो समाज था कि उस समय माताओं का दबदबा था और अभी पितृसत्तात्मक में पिता का। समाज 4 वर्गों में विभाजित था। देखिए ऐसे वैदिक सभ्यता में 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र। तो ये वैदिक काल में था। लेकिन इसके पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता था वहाँ भी 4 लोग थे, पुरोहित, चिकित्सक, अधिकारी और एक सामान्य। पुरोहित जो कि राजा महाराजा के लिए पूजा पाठ करते थे या फिर विद्वान टाइप के जो सलाह मशवरा देते थे, एक चिकित्सक यानी डॉक्टर, एक जो राजा का प्रबंधन करते थे, मंत्री वगैरह होते थे, वो अधिकारी, और चौथा सामान्य था। सामान्य में कृषक था, शिल्पकार था, मजदूर था, कुम्हार था। लेकिन जो कुम्हार लोग थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में प्रतिष्ठा का पद था, प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे। समाज में कुम्हारों की विशेष स्थान प्राप्त था। शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों का प्रचलन था। उस समय के लोग शाकाहार भी थे और मांसाहार भी थे। कई तरह के साक्ष्य से पता भी चलता है। सौंदर्य के लिए काजल, पाउडर, लिपस्टिक, दर्पण आदि का प्रयोग करते थे। अब देखिए उस समय भी ब्यूटीनेस था, उस समय भी लोग मेकअप करते थे। ये मत समझिए कि हम आजकल आविष्कार कर लिए लेकमे का, तो फलना का, तो चिल्ला का। उस समय भी लोग मेकअप करते थे, सौंदर्य में विश्वास करते थे। तो काजल, पाउडर, लिपस्टिक, दर्पण, इन सभी चीज़ों का वहाँ पर उत्खनन से प्राप्त हुआ है। मनोरंजन के लिए नृत्य, संगीत, पासा जिसको जुआ कहते हैं, पासा, शिकार, मछली पकड़ना, ये सब था। आज के तरह ड्रीम 11 नहीं था। ये समझ लीजिए कि उस समय का, ये भी उस समय का अपना मज़ा है। वो मज़ा अब कहाँ है। आप एकांत में कोई खेल खेल रहे हैं, अकेले खेल रहे हैं, वो सामूहिक और मस्ती वाला खेल तो ये सब था कि सामूहिक रूप से डांस हो रहा है जिसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, संगीत, पासा, जुआ, शिकारी, मछली पकड़ना, ये सब मनोरंजन के साधन थे। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। मुख्य पेशा क्या था? कृषि था। गेहूं और जौ उस समय के मुख्य फसल थे, गेहूं और जौ। इसके साथ साथ मटर हुआ, सरसों हुआ, तिल हुआ, यानी दलहन, तिलहन
और जो अनाज था ये उस समय खेती होती है। चावल के अवशेष लोथल एवं रंगपुर से कालीबंगन से जुटे हुए खेत का साक्ष्य। अब देखिए, खेती यानी कृषि प्रधान सभ्यता थी, तो इसका साक्ष्य भी है कि चावल का अवशेष लोथल और रंगपुर से मिला है। कहाँ से? क्वेश्चन पूछे कि चावल का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से मिला है, तो लोथल और रंगपुर से। कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य। अब खेत जुता हुआ तो भाई कुछ ना कुछ खेती हुआ होगा तब ना, खेती होता होगा तब ना जुता हुआ है, तो खेत जुता हुआ कालीबंगन से। और बनवाली से मिट्टी के हल, बनवाली जो जगह है वहाँ से मिट्टी के हल है, तो इसका मतलब क्या, वहाँ जुताई होता होगा। हड़प्पा के लोग तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। नहीं, पहले भी बताया कि उस समय के लोग कांसा का प्रयोग करते थे, कांसा बनाना जानते थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मूर्ति निर्माण, उस समय के लोग मूर्ति निर्माण भी करती थी, जो मोम साचा विधि था। मोम साचा विधि क्या होता है कि हालांकि चोल काल में लुप्त मोम विधि था, और ये सिंधु घाटी सभ्यता में मोम साचा विधि, मतलब कोई जो मूर्ति बनाना है उस पर मोम लपेट दिया। मोम जो है, मोम का वो गुड्डा गुड्डी जो भी है बना दिया, और उसमें क्या किया कि धातु वगैरह लपेट दिया, और धीरे धीरे चीनी मिट्टी पहले क्या करता, पहले एक शुरू से देखिए, मोम साँचा विधि, मोम का साँचा पहले बना दिया, ठीक है। मोम का साँचा बनाने के बाद क्या किया कि उसमें जो है गलाकर, जिसकी मूर्ति कांसा का बनाना है उसमें डाल दिया, डालने के बाद वो आकार उस तरह का ले लेता था, तो मोम साँचा विधि था। सूती वस्त्र निर्माण, आभूषण एवं मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। मनके बनाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम बताए हैं। हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ना, फेंस एक जो है प्रचलित, कहें कि एक तरह से जो है फेंस इस तरह से कह सकते हैं कि मतलब फैंसी उसी शब्द से बना हुआ है। तो फेंस क्या था कि बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाते थे ये लोग, यानी पत्थर का चूर है या बालू है उसको गोंद में मिला दिया, जो उसको फेंस कहते थे। इससे छोटा छोटा चीज़ बनाया जाता था, छोटा बर्तन हो या फिर कोई बाला वगैरह हो, बाले नहीं मिलाकर बाले तथा बाला, जिसको लैठी वगैरह हम लोग बोलते हैं, तो बाले बनाया जाता था। इस काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली था, यानी सिक्का वगैरह का प्रमाण नहीं मिला है। उस समय के लोग जो व्यापार करते थे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है कि चीज़ के बदले चीज़। भाई मेरे पास गेहूं है और हमको ज़रूरत है चावल की, हम उसको गेहूं दे दिए, वो हमको चावल दे दिया। ये नहीं कि हम पनसुइया दे दिए और तब चीज़ दिया, तो वो नहीं। वस्तु विनिमय में वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली का व्यवहार था। गांव घर में भी देखिएगा, मिट्टी वगैरह जो बिकने आता है, लोग क्या करता है, एक तरफ तराजू में अनाज रख देता है, फिर मिट्टी जो भी है, गांव घर में ये अक्सर देखने को मिलता है कि सफ़ेद मिट्टी से घर उसको पुताई करना है, तो मिट्टी वाला आया, उसी अनाज से मिट्टी ले लिया तौल कर एक तरफ से, और दूसरे तरफ का अनाज उसका हो गया। तो ये वस्तु विनिमय इसी को कहते हैं। अब ये सिंधु घाटी के जो लोग थे, ये अपने व्यापार के रूप में दूर दराज से कई चीज़ों का आयातित करते थे और निर्यात भी करते थे। तो आयातित क्या करते थे ये लोग, सोना, अफगानिस्तान, फारस और कर्नाटक का कोलार नहीं, KGF पढ़े होंगे आप लोग, देखे होंगे पिक्चर, KGF कोलार गोल्ड्स माइन। तो अफगानिस्तान, फारस, कर्नाटक, यहाँ से सोना सिंधु घाटी के लोग आयातित करते थे। चांदी ईरान, अफगानिस्तान से लाते थे। तांबा, खेतरी, नहीं अभी भी फेमस है कि तांबा हमारे देश में राजस्थान 1 नंबर में उत्पादन है, जो खेतड़ी है, बलूचिस्तान, इन जगहों से तांबा लाया जाता था। टीन ईरान यानी मध्य एशिया से और अफगानिस्तान से। सेल खड़ी, ये सेल खड़ी क्या होता था, सेल खड़ी का वाट वगैरह, बटखरा वगैरह बनाया जाता था, या फिर मोहर वगैरह बनाया जाता था। तो ये एक तरह का पत्थर है, तो बलूचिस्तान से, राजस्थान से और गुजरात से लाया जाता था। शंख एवं कौड़ियाँ ये सिंधु घाटी सभ्यता में सौराष्ट्र यानी गुजरात क्षेत्र में और दक्षिण भारत से लाया जाता था। अब देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता ये इस तरह चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, जो वो सभ्यता नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई। तो जो इतिहासकारों का मानना था कि इस सभ्यता की जो लिपि हैं ये भावचित्रात्मक
लिपि तो है ही जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, इधर से नहीं। आपको लिखना है अपना कुछ भी, इधर चलते हैं हम लोग बाएं से दाएं, लेकिन वो लोग इधर से लिखते थे जिस तरह वो भी उर्दू लोग लिखते हैं, तो ये लिखी जाती थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत लगभग 3900 वर्ष पहले हो गया। 2000 घटा दीजिए, यानी 1900 से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में, ईस्वी पूर्व के बीच में क्या होता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो जाती है। और नष्ट का कारण इतिहासकार क्या बताते हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़ आ गया। अब ये जो इलाका बसा हुआ था सप्त सैंधव, यानी सिंधु और 7 सहायक नदियों के आसपास ये सारे नगर हैं, इन नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण कहता है कि ये नगर क्या हुआ कि अभूतपूर्व जल आ गया, जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर गए, और वहाँ पर जो है फिर अवसाद वगैरह इतना भर गया कि लोग फिर बैक गए नहीं। तो बाढ़ के कारण सूखा, अब कह रहा है कि बहुत हो सके कि लंबे समय तक इस इलाके में पानी वगैरह नहीं पड़ा हो, सूखा हो गया होगा। नदी के बहाव में परिवर्तन, अब नदी का बहाव, अब नदी इतना नदियाँ हमेशा रास्ता बदल भी लेती है, बीच बीच में बाढ़ आने के कारण नदी का बहाव ऐसा हुआ कि वो लोग उस इलाके को छोड़ गए। तो ये कुछ कयास लगाए जाते हैं। तो इसके बाद जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के हैं उसको एक नज़र में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। इसको आप थोड़ा सा एक नज़र में ज़रूर लिख लीजिएगा कि स्थल है हड़प्पा स्थल की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, और रावी नदी के किनारे। 2-3 चीज़ जरूर याद रखिएगा, वो स्थान नहीं भी याद रखिएगा चलेगा। हड़प्पा का उत्खनन 1921 दयाराम साहनी और रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो 1922 में हुआ रखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे। चान्होदड़ो 1931 में MG मजुमदार ने सिंधु नदी के किनारे। लोथल 1957 में रंगनाथपुर भोगवा नदी। ये भोगवा नदी जो है ये अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद का जो साबरमती है उसी का ये नदी जो है उपनदी है, सहायक नदी है, उसी में जाके भोगवा नदी मिल जाती है। तो ये हुआ कालीबंगा 2 बार खुदाई हुआ, 1953 में और 1960 में। 1953 में अमलानंद घोष ने और 1960 में बीबी लाल ने। ये घग्गर नदी के किनारे है। इसका ये अभी वर्तमान में श्री गंगानगर गुजरात में। बनवाली ये 1973 में इसकी खुदाई हुई, रविंद्र सिंह बिष्ट ने, सरस्वती नदी के किनारे, हिसार हरियाणा। रंगपुर 1931 में MS वत्स इनके उत्खननकर्ता थे, ये मादर नदी के किनारे गुजरात में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण है, कई जगहों पर लगभग जो है 100 उत्खनन है, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है, तो जिसमें ये महत्वपूर्ण है, इनको आप एक जगह नोट कर लीजिए। अब इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं। इसी वीडियो में तो देखना ही है। अब देखिए अभी तुरंत आप वीडियो को पूरा देखे हुए हैं, अब थोड़ा सा पहले कोशिश कीजिएगा कि आप खुद आंसर अपने मन में एक कॉपी में पहले ही लिख लीजिएगा मेरे बोलने से पहले। देखिए कि आपको कितना याद रहा। तो हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे, ये सीटेट दिसंबर 2021 जनवरी 2022 में पूछा गया। ये हम सिर्फ जो है ये सिर्फ सीटेट का लिखे हैं, ये हर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछा ही जाता है। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि हम सीटेट का सिर्फ यहाँ लिखें तो सीटेट में ही पूछता होगा, ऐसी बात नहीं है। हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे किससे? कांस्य युगीन, ताम्र या तांबा युगीन, पीतल युग से या लौह युग से। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर मेरे बताने से पहले आप लिख दीजिएगा। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे क्या क्या चीज़? ये 4 चीज़ है और ये कूट में देना है यहाँ से। ये 31 जनवरी 2021 को पूछा हुआ। पत्थर की मुहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र मतलब बर्तन नहीं, बर्तन की भी बात कर लेते हैं। टेराकोटा, लोहे से बनी तकलियाँ, सोने से बने बर्तन। अब थोड़ा सोचिए कि लोहे की उसको जानकारी ही नहीं है, तकली हो, जहाज हो, कुछ हो, बोले उससे क्या मतलब? इसका मतलब लोहे से बनी तकलियाँ उसको लोहे की जानकारी नहीं थी। पत्थर की मोहरें वो लोग बनाते थे और पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र जो होता था वो लाल, काला, धूसर, यानी ये मिट्टी के बर्तन होते थे, बाकी पीला रंग की जानकारी उसको नहीं था। यानी आपका सही आंसर होगा ए और डी, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? देखिए हड़प्पा नगर नहीं है, ये हड़प्पा सभ्यता है। हम पहले ही वीडियो में भी बताए थे कि हड़प्पा जो है
सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही है, लेकिन हड़प्पा नगर खाली कहे तो वो नगर अलग हो जाएगा। एक, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। कैसे समाप्त हुआ? जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, संभवतः नदियाँ सूख गई होगी। तो ये क्या नहीं है, पतन कैसे हुआ है, तो इस कैसे हो सकता है? कैसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हुआ? ये तो है ही नहीं। जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, संभवतः। कौन कौन सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लिखते जाइए। इसका देखिए ए सही है। ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण हो सके समाप्त हो गया होगा, आपस में कट मर गया होगा, ये भी कह रहा है। दूसरा है क्या, सी नंबर, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गया, बाढ़ आने से भी हुआ होगा, और आपका संभवतः नदियाँ सूख गई होगी। इन सभी चीज़ों में जंगलों का उस समय विनाश का कोई भी जिक्र इतिहासकार नहीं करते हैं। तो 3 चीज़ है, ए, सी और डी। आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, नर्तकी प्रतिमा यानी एक नाचती स्त्री की कांसे की मूर्तियां कहाँ से मिली है? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए, कहाँ से मिली है? आपको हम वीडियो में बताए हुए हैं। क्या सत्य नहीं है यानी गलत कौन है? यह मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, सही है या नहीं, आपको डिसाइड करना है। यह कांसे से निर्मित है, कांसे से तो ही थी। नर्तकी के बाएं हाथ में 2 दर्जन से अधिक चूड़ियां हैं। इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट है। देखिए, यह मोहनजोदड़ो से मिली है, नाचती हुई कांसे की मूर्तियां कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली है। नर्तकी के बाएं हाथ में दर्जन से अधिक चूड़ियाँ भी है, उसमें आप देखिएगा फोटो वगैरह निकाल कर। इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट नहीं है, ये क्या है? गलत है। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले? यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में। हालांकि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मिले हैं, सबसे अधिक अभी पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन भारत में सबसे अधिक कहाँ मिले हैं? ये पूछा हुआ आपका सीटेट में। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। तो अभी गुजरात में सबसे अधिक मिला है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, लोथल डैश था? लोथल के बारे में बताए थे, लोथल डैश था? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र, हड़प्पा की कृषि तकनीकी का केंद्र, हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला का केंद्र, सिंधु सभ्यता का शिक्षा केंद्र। ये क्या था? ये बंदरगाह नगर था और व्यापारिक केंद्र था। जब ये बंदरगाह नगर होगा तो क्या होगा? व्यापार होगा, तब बंदरगाह बनेगा। एक क्षेत्र से दूसरे जगह समुद्र के रास्ते से जाता था। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? नहीं, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। दूसरा है, मवेशियों के चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, नदियां सूख गई जिनके कारण नगर समाप्त हुए, नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता और लड़ाई। तो ये क्या था कि मवेशियों, ये नहीं, बाढ़ के कारण जंगल खत्म हो गया, बाढ़ हो गया होगा, नहीं, या फिर जो है सूखा आ गया होगा, या फिर आपसी लड़ाई, लोग कट मर कर क्या हुए कि एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। तो आपका आंसर क्या हो गया? मवेशियों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, इसलिए ये पतन नहीं हुआ था। तो आंसर नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संदर्भ स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, फटाफट कमेंट। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे कि इसका वीडियो हम बताए हुए हैं, कई बार आपको बोले भी हैं। तो कौन सा 2 जगह है, इसमें 2 आंसर होगा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, हालांकि ये ऑप्शन एक एक करके है, 1 2 3 4 में है, लेकिन जो अग्निकुंड मिले हैं 2 जगह पर मिला हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है स्पष्ट रूप से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? हड़प्पा का स्थल नहीं है। राखीगढ़ी, सूतकांगेडोर, गंवेरीलाल, चिरांद। ये चिरांद नहीं है। चिरांद क्या है? पाषाणकालीन है, नव पाषाणकालीन है, नव पाषाण काल का है। ये आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे, नव पाषाणकालीन है। ये बिहार में है और यहाँ से जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं, यानी चावल की खेती उस समय होती थी। कब? नवपाषाण काल में। तो यहाँ पर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कथन ए,
हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत माना जाता है। आदि ऐतिहासिक मतलब लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको अब तक पढ़ा नहीं गया है। तो क्या ऐसा है? सोचिए सही है या गलत। हड़प्पा एक नगरीय संस्कृति थी। इस सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम और सुनियोजित नगर है। क्या दोनों कथन पहले देखिए सही है कि गलत? ये भी सही है, नहीं आदि ऐतिहासिक है और ये नगरीकृत भी था, तो दोनों सही है। लेकिन दोनों अलग अलग बात सही कर रहा है, एक चीज़ नहीं है, एक चीज़ से रिलेटेड नहीं है। तो इसीलिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है ये नहीं होगा। नहीं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, दोनों सही जरूर है। तो ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो, सिंधु घाटी सभ्यता। लगभग सभी तरह के एग्जाम में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए जो हार्ड था या कठिन लग रहा था, सिस्टमैटिक तरीके से आपको इजी लग गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप अब तक चैनल भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। यदि आप भूल गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।